हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास वीडियो में हम लोग जो बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम आज देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के उद्देश्य क्या क्या चीज है। यानी कि बाल विकास अगर पढ़ाया जाता है या बाल मनोविज्ञान आपको पढ़ाया जाता है या हमें पढ़ना होता है, तो हमें क्यों पढ़ना होता है, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। तो इन सारी चीजों के इन सभी बिंदुओं पे आज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाल मनोविज्ञान के उद्देश्य में सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि भविष्यवाणी या पूर्व कथन के लिए, यानी जिसे इंग्लिश में प्रेडिक्शन कहते हैं, भविष्यवाणी या पूर्व कथन के लिए। यानी कि यह चीजें हैं कि जब भी हम बाल मनोविज्ञान, हम जब पूरा चीजें बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह से अध्ययन, यानी कि बालकों के बारे में, चाहे उनकी रुचि हो, उनका ध्यान हो, उनका व्यक्तित्व, उनकी मानसिक, उनकी शारीरिक, उनकी हर एक गतिविधियों के बारे में अगर हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, तो हम यह पाते हैं कि उनके बारे में वो आगे किस प्रकार के व्यवहार करेंगे, इन फ्यूचर किस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं, उनको देखने के बाद हम लोग इस चीज का आंकड़ा या इस चीज का भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये भविष्यवाणी, फिर उसके बाद इसी तरह से मार्गोपदेशन का मतलब जैसे परामर्श, निर्देशन और परामर्श के लिए भी यह बाल मनोविज्ञान बड़े ही सहायक होता है। फिर उसी तरह से और भी कुछ पॉइंट है जिन्हें पढ़ने के बाद हम लोग सीधे सीधे बच्चे में कर सकते हैं, और यही सब उद्देश्य होता है बाल मनोविज्ञान को पढ़ाने का। जैसे पहला जो है ये है, ठीक है, भविष्यवाणी या पूर्व कथन। इसमें बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की अंतर्निहित शक्तियों, उनके व्यक्तित्व के सभी आयामों, उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास के मूल तत्वों के अध्ययन के पश्चात भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक का व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, ये सारी चीजों को इसमें यह कहा जा रहा है कि बालक के अंतर्गत, यानी कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के अंतर्निहित शक्तियों, बाल मनोविज्ञान जब भी हम पढ़ते हैं तो बालक के अंदर जो भी अंतर्निहित, यानी उसके अंदर जो भी शक्तियां होती हैं, उन सभी शक्तियों और उनके व्यक्तित्व के सभी आयाम, उनके जितने भी व्यक्तित्व हैं, व्यक्तित्व कई तरीके से होते हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कराया है और आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। व्यक्तित्व उनके जो भी हैं, पर्सनालिटी उनके जो भी मुखौटा होता है, इसका मतलब जो भी व्यक्तित्व है, उनके सभी आयाम और उनके शारीरिक, मानसिक, यानी शारीरिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, मानसिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, उनके संवेगों का विकास, सामाजिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास जितने भी होते हैं, उनके जो भी मूल तत्व हैं, मूल चीजें हैं, के अध्ययन के पश्चात, यानी सारी चीजों को उनके अध्ययन करने के बाद हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बालक का व्यवहार कैसा होगा, बालक पढ़ने में कैसा होगा, बालक किस तरह से कार्य करता रहेगा। तो ये भविष्यवाणी, पहला तो पॉइंट क्या था, भविष्यवाणी करना। सेकेंड पॉइंट मार्गोपदेशन करना। मार्गोपदेशन में एक वर्ड और आता है, यानी मार्गदर्शन करना, और उसके बाद परामर्श करना। मार्गदर्शन का मतलब देख लीजिए, मार्गदर्शन में ये क्या है कि बालकों के माता पिता को अथवा अभिभावकों को समय समय पर उचित दिशा में निर्देशित करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना ही इसका उद्देश्य होता है। किसका? बाल मनोविज्ञान का। यानी कि मार्गदर्शन हेतु भी बालक इसका उद्देश्य, यानी कि बाल मनोविज्ञान का एक उद्देश्य होता है, जिसमें बालक को या बालक के जो भी बारे में होता है, उसके सुझाव जो भी बालक को देना होता है, चाहे उसके अभिभावकों को देना होता है कि बालक किस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो इन सब चीजों के लिए भी बाल मनोविज्ञान का अति आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर बाल मनोविज्ञान अगर हम अच्छे से नहीं पढ़े हैं, बालक के बारे में अच्छे से अगर हम अध्ययन नहीं किए हैं, तो हम मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नियंत्रण होता है, कंट्रोल करना, बालक के ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल करना है। हालांकि सारी चीजों को हम जान जाए, हमारे पास बहुत सारा अगर ज्ञान हो, हम बहुत सारा चीजें हम बच्चों के सामने रख दें, लेकिन अगर उनके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनको नियंत्रण अपने आप में नहीं, अपनी तरफ नहीं आकर्षित करके रख रहे हैं, तो हम जितने भी अधिगम कराएंगे वो सारी अधिगम क्या होगा, असफल होगा। ठीक है, तो नियंत्रण हेतु भी इस बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसमें बाल मनोविज्ञान की सहायता से उन सभी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखा जाता और समस्याओं का निराकरण किया जाता है जो बालक के विकास के प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यानी कंट्रोल, हम उन सभी चीजों पे कंट्रोल करेंगे, यानी बालक के जिसे जो भी
उल्टा व्यवहार कर रहा है, जो भी जैसे मान लीजिए क्लास में पढ़ाया जा रहा है और वह दूसरी तरह का व्यवहार कर रहा है, तो उस व्यवहार पे किस तरह से हम नियंत्रण करेंगे, उसकी सारी चीजों का, उनके सभी समस्याओं का और उसके परिस्थितियों पर किस प्रकार से नियंत्रण रखना है, इन सभी चीजों का भी उद्देश्य जो होता है वह बाल मनोविज्ञान से ही होता है, बाल मनोविज्ञान का। फिर उसके बाद 4th नंबर पे व्यक्तिगत भिन्नता के ज्ञान हेतु बाल मनोविज्ञान अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जानकारी ये भी हो जाती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि जो बच्चों में डिफरेंसेस हैं वह किस प्रकार से हैं और क्यों है, उसका क्या कारण है कि इतनी विभिन्नताएं हैं। अगर हम नहीं पढ़े रहेंगे तो हम विभिन्नताओं को नहीं समझ पाएंगे और विभिन्नताओं को नहीं समझ पाएंगे तो हम बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पाएंगे और एक प्रवाह हमें पढ़ाएंगे जिससे कि तमाम प्रकार, चाहे वो सामान्य हो, पिछड़ा वर्ग का बालक हो, चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हो, सभी को अगर एक तरह की शिक्षा देने लगेंगे तो शायद हमारी जो अधिगम होगा वह असफल हो जाएगा। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी जानना जरूरी है कि क्लास में अगर एक क्लास है तो उसमें विभिन्न पृष्ठभूमि या विभिन्न आयु वर्ग या विभिन्न स्तर की बुद्धि लब्धि स्तर के बच्चे हैं, ठीक है। तो इस चीजों से भी हम स्पष्ट पता लगा लेते हैं। फिर उसके बाद बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य यह भी होता है कि बालकों की मनोरचना की जानकारी देता है। इसका उद्देश्य ये भी होता है कि बालकों की मनोरचना का मतलब उसको सोचने की क्षमता कैसी है, उसकी कल्पना करने की क्षमता कैसी है, चिंतन करने की क्षमता कैसी है, तो इन सभी चीजों को भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये एक उद्देश्य बन जाता है बाल मनोविज्ञान का कि वो हमें जानकारी दे देता है कि बालक की मनोरचना यानी मानसिक की रचना, मस्तिष्क की रचना किस प्रकार से है। फिर उसके बाद बाल विकास की प्रक्रियाओं को समझने हेतु बाल विकास की प्रक्रियाओं यानी बाल विकास में कौन कौन सी प्रक्रिया बालक अगर विकास कर रहा है तो किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है, इसके समझने हेतु भी बाल मनोविज्ञान का ही प्रयोग होता है, जिसका यह एक उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाता है। फिर उसके बाद कक्षा में शिक्षण व अधिगम वातावरण बनाने हेतु अगर हम बाल मनोविज्ञान अगर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, सारी चीजों को नहीं समझ रहे हैं, तो भी हम कभी क्लास में असफल हो जाते हैं। क्योंकि अगर माहौल जो होता है, एक वातावरण होता है, अधिगम का एक वातावरण बनाया जाता है, तब जाकर के अगर हम शिक्षण करते हैं तब जाकर वो शिक्षण जो होगा प्रभावी होता है। तो जब भी हम क्लास में जाते हैं तो उसको प्रभावी ढंग से बनाने हेतु यानी कि कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से बनाने हेतु हम एक अधिगम वातावरण तैयार करते हैं। वो अधिगम वातावरण तैयार कर लेते हैं, तब हम लोग अधिगम कराते हैं तो बड़ी अच्छी तरह से अधिगम सफलतापूर्वक हो जाता है। फिर उसके बाद अनुशासन स्थापन में सहायक, अनुशासन का होना भी एक कक्षा में या एक विद्यालय के लिए या किसी भी एक परिवार के लिए या समाज के लिए अनुशासन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। डिसिप्लिन अगर किसी चीज में या किसी संस्था में या किसी चीजों में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वहाँ भी अगर किसी चीज को सिखाया जाए, फिर किसी चीज का विकास जो हमारा लक्ष्य है वो भी अधूरा हो जाएगा। तो हम जब भी बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो हमें अनुशासन किस प्रकार से किसी बच्चे को अनुशासन में रखना है, उसको हमें दंडित नहीं करना है, या फिर उसे हमें कैसे नकारात्मक या फिर किस प्रकार का अनुशासन है या सकारात्मक धनात्मक अनुशासन देना है, जिससे कि बच्चे में सारी चीजें यानी कि उसको समझ भी आ जाए और अनुशासित भी हो जाए और सारी चीजों का उसके अंदर विकास हो जाए। तो अनुशासन का स्थापन भी करने हेतु यह बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। और लास्ट में विशिष्ट बालकों के शिक्षण में सहायक। विशिष्ट बालकों का शिक्षण का मतलब कह सकते हैं कि जो बच्चे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो विभिन्न ऐसे पिछड़े पृष्ठभूमि से बच्चे आए होते हैं, तो उनके शिक्षण में भी सहायक होता है कि हमें किस बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, तो उसके शिक्षण में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो अगर हम बाल मनोविज्ञान अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम अच्छे से नहीं हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हमें जानकारी ठीक से नहीं है, तो भी हम कक्षा शिक्षण में असफल हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो उद्देश्य हैं, ये सारे के सारे उद्देश्य एक बाल मनोविज्ञान ही पूरा कर सकता है कक्षा शिक्षण में जाने से पहले, कक्षा शिक्षण करने से पहले। तो इसीलिए ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये बाल मनोविज्ञान के एक उद्देश्य के रूप में कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान का उत्पत्ति या बाल मनोविज्ञान की उत्पत्ति। यह लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ यह जो चैप्टर है बाल विकास का, जो भी किस प्रकार से पढ़ना होता है, यहीं पे ये चैप्टर खत्म होगा।
तो सबसे लास्ट टॉपिक है कि बाल मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। हालांकि इसके पहले के भी वीडियो में कुछ शाब्दिक आधार पर और इस तरह से बताया गया था, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको इस तरह से बताया जाए जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी, इसलिए इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया। तो बाल मनोविज्ञान शब्द के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाल मनोविज्ञान है, और बाल मनोविज्ञान जो है एक दर्शन शास्त्र का ही विषय, यानी दर्शन से ही निकल करके जब बालकों के बारे में अध्ययन किया गया तो दर्शन से ही निकल करके यह दर्शन शास्त्र ही निकल करके बाल मनोविज्ञान हुआ, और मनोविज्ञान से निकल करके बाल मनोविज्ञान हुआ। दर्शन शास्त्र का मतलब होता है देखना, और किस प्रकार से देखना, अर्थात सत्यता की खोज करना। देखने का अर्थ यह है कि सत्यता की खोज करना, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई चीज है तो उसमें सत्यता की ही खोज करना दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे हम बाल मनोविज्ञान को देखें तो बाल मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से बना हुआ, यानी साइकोलॉजी की ही एक वर्ड है, और यह ग्रीक भाषा की से उत्पत्ति हुई, यानी कि जो साइकी है और धन लोगस से दो शब्दों से मिलकर के साइकोलॉजी बना हुआ, जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है, बाल मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी है। फिर साइकी का अर्थ होता है आत्मा, साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात बाल मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति में आत्मा का अध्ययन किया जाता है, यानी साइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, आत्मा का अध्ययन किया जाता है। जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी लग गया, तो चाइल्ड साइकोलॉजी बच्चे की आत्मा का अध्ययन करना ही चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाता है। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी ये तो बहुत पहले की बात है, जब वो अपने अस्तित्व में आ रहा था तो उस समय की यह अर्थ हुआ, तो उसी के हिसाब से इसका नामकरण भी होगा। लेकिन बाद में कुछ ऐसे परिवर्तन होते गए, जैसे 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 मानव मस्तिष्क या मानव जाति का मस्तिष्क में वृद्धि होता गया, कुछ मनोवैज्ञानिक जिस प्रकार से शोध करते गए, इसमें बच्चों में नवाचार या फिर आदि की सारी चीजों के बारे में विकास करते गए, तो वो भी क्या किए गए, उनके में बहुत सारे मतभेद होते गए, और वह नामकरण धीरे धीरे क्या हुआ, नामकरण में भी परिवर्तन हुए। यानी कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों का समयानुसार विभिन्न अर्थ में परिवर्तन हुआ है, नामों में भी परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले जो 16वीं शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी में प्रारंभ के समय में, माने साइकोलॉजी के प्रारंभ के समय में आत्मा का विज्ञान इसे कहा गया। साइकोलॉजी को किसका विज्ञान कहा गया, आत्मा का विज्ञान। और ऐसे कहने वाले जो थे वह प्लेटो थे, अरस्तु थे और सुकरात थे। ये मनोवैज्ञानिकों ने साइकोलॉजी को 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा, लेकिन धीरे धीरे जब 17वीं शताब्दी आई तो 17वीं शताब्दी में भी नाम चेंज हुआ, और नाम चेंज करके 17वीं शताब्दी के जो मनोवैज्ञानिक पंपोलाजी हैं प्रमुख रूप से, इन्होंने कहा कि जो है साइकोलॉजी के अंतर्गत आत्मा को नहीं मन का विज्ञान कहा जाता है, और इसमें मन का ही अध्ययन किया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद 18वीं शताब्दी बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शून्य हो जाती है, इसमें किसी प्रकार का नामकरण नहीं होता है। लेकिन 19वीं शताब्दी जैसे ही आती है, जिसमें विलियम जेम्स और विलियम वुड और जेम्स ली आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसे चेतना का विज्ञान कहा। चेतना का यानी कि अब ये कह रहे हैं कि ना ही मन का, ना ही आत्मा का, ना ही मन का, इसमें चेतना का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में, यानी कि वर्तमान समय में भी व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान को माना जाता है, और ऐसा कहने वाले B.F. स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और प्रमुख रूप से वाटसन हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि 16वीं शताब्दी में जो आत्मा का विज्ञान प्लेटो और अरस्तु, और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे कभी कभी बन जाते हैं। 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान पंपोलाजी ने कहा, 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स वुड और जेम्स ली ने कहा, और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। किसने कहा? स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वाटसन ने कहा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यवहारों का अध्ययन अब तक होने लगा, इस आधार पे व्यवहार का अध्ययन कहा जाने लगा, व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। निष्कर्ष यही निकलता है कि मानव जाति में जिस प्रकार से ज्ञान की वृद्धि होती गई, उसी के साथ साथ मनोविज्ञान का जो अर्थ है, मनोविज्ञान का जो नामकरण है, उसमें भी परिवर्तन होते गए, जो प्रमुख रूप से व्यवहार, फिर चेतना, फिर मन और आत्मा का विज्ञान हुआ। यानी कि पहले आत्मा, फिर उसके बाद मन और चेतना, फिर आज के प्रेजेंट टाइम में व्यवहार का विज्ञान अर्थ बन करके मनोविज्ञान हुआ है। अंतिम वीडियो था इस चैप्टर का। इसके आगे भी हम कुछ क्लास वीडियो जो भी चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।